ओवैसी साहब, आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाते हैं सर? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाता है? देखिए सुनिए, जितने नेतागण है, मेरा सवाल का ये सिर्फ ए हिस्सा नहीं, था। सुनिए, पार्ट बी, नहीं सुनिए, पार्ट बी, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है लेकिन मदरसा चलते रहे। अच्छा मैडम, कितने मदरसे हैं सर जहां पर साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मदरसे क्यों बनाए जाते हैं? इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए नहीं। मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं कि वो मौलाना बने, मुफ्ती बने, कुरान और सुन्नत के एक्सपर्ट बने। उसका प्राइमरी मकसद क्या होता है? अगर कोई हमारे हिंदू भाई चलाते हैं कोई पाठशाला जिसमें उनको स्कॉलर बनाना है, तो क्या बने? डॉक्टर बनेंगे वो। तो वहां पढ़ने वाले लोग डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना बने? देखिए बन रहे हैं आप। बन रहे? अरे यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है सर। एक मिनट, कुछ जगहों पर साइंस है, कहीं पर नहीं है। अच्छा, तो उन बच्चों का क्या कसूर है? सुनिए, मॉडर्नाइजेशन क्यों ना हो? अरे मॉडर्नाइजेशन तो जिंदगी की जरूरत है, मगर अगर आप बोलेंगे कि प्राइमरी मकसद के तहत जो मदरसे बनाए गए हैं उसको छोड़ दो, आप क्यों छोड़ेंगे? हम क्यों छोड़ेंगे? हम भाई जहां पर बच्चा कोई जा रहा है तो हाफिज कुरान बनेगा, मुफ्ती बनेगा, आलिम फाजिल बनेगा, उसको क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, यूपी सरकार से आप क्यों नहीं पूछते बुलाकर कि 5 साल में 4.5 साल की सैलरी उन लोगों को आपने नहीं दी जो वहां पर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ाते हैं? मैं आपसे एक हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आपका एक कैमरामैन दीजिए मुझे, मैं गाजियाबाद जाता हूं उनके साथ, उन मदरसों में जाता हूं जो यूपी मदरसा बोर्ड में है, और वहां पर जो पंडित लोग इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ा, उनसे पूछ लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं कि आपको सैलरी कब मिली थी, आप पूछ लीजिए। अच्छा, मोहन भागवत जब गए थे मदरसे में, उन्होंने पूछा था बच्चों से कि क्या बनोगे, तो एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर। आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ तालीम ही हासिल करते हैं ताकि मौलाना बने? नहीं, उसका प्राइमरी मकसद क्या होता है मदरसे बनाने का? आप लोग उसको समझ ही नहीं रहे। पर बच्चों की भी तो शिक्षा है ना मैडम। ओवैसी जी राइज करेंगे क्या? बच्चों को नहीं बनना है डॉक्टर, इंजीनियर सर? आप वो भी बैरिस्टर बनेंगे। देखिए, मेरे जो दादा थे वो जामे निजामिया हैदराबाद का 125 साल पुराना मदरसा था, वहां के आलिम फाजिल थे मेरे दादा। आप समझिए इस बात को। कितने साल पहले? अरे कितने साल पहले थे वो ये आज की बात कर रहे हैं, 2022 की। और वो अपने वक्त के बहुत बड़े वकील भी थे, बहुत बड़े वकील भी थे, क्रॉस एग्जामिनेशन की मशहूर थी। मगर आपका प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है? मकसद क्या है मदरसा खोलने का? या आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए या मेडिकल कॉलेज खोल। अच्छा, और एक बात, चलिए आपकी बात सही, अंजना ओम कश्यप की, और मैडम आपकी बात सही है। आपने कितने स्कूल खोले भाई मुसलमान इलाकों में? चलिए बता दी यूपी सरकार। सर आप मॉडर्नाइज होने नहीं देंगे। अरे तो मेरे भाई, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, आपको स्कूल खोलने से मैं रोक नहीं सकता हूं। आपने कितने मुस्लिम बाहुल इलाकों में कितने आपने स्कूल खोले बता दो। चलो 5 साल में तुमने कितने खोले? खोल दो ना। आपको सच्चर कमेटी से लेके मिश्रा कमीशन, कुंडू कमेटी कह रही है कि मुसलमानों के इलाकों में स्कूल नहीं खोले जाते सरकार की तरफ से। पुलिस स्टेशन खोला जाता, शराब की दुकान खोली जाती, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते। आप स्कूल खोलिए, स्कूल खोलिए। अच्छा, इनसे पूछिए तेलंगाना में हमने क्या किया। तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री में पढ़ती हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री में पढ़ती है। 60,000 ये काम हुआ है। ऐसा काम करिए ना आप। पार्लियामेंट में मैंने उठकर कहा कि भाई जो मुसलमानों, माइनॉरिटीज को, मुसलमान है, स्कॉलरशिप जो मिलती है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, आप उसको डिमांड ड्रिवन कर दीजिए, नंबर मत करिए। हर साल मैडम, मेरी स्टैंडिंग कमेटी के मेरा सजेशन था कि 1 करोड़ बच्चे लूज कर रहे हैं स्कॉलरशिप, आप नंबर लगा दिए। कौन रोक रहा है? आप स्कूल खोलिए ना। और कितने पढ़ते हैं मुसलमानों के बच्चे मदरसों में? 4% पढ़ते हैं मुसलमानों के बच्चे मदरसों में। कौन रोक रहा है आपको? आप खोलिए ना। सर तेलंगाना में भी सर्वे हुआ। क्या का सर्वे हुआ? कितने बैकवर्ड है मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन, एजुकेशन को लेकर हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर सर्वे की बात आती है तो आप किस लिए हुआ? किस लिए हुआ वो सर्वे? वो सर्वे सिर्फ मदरसों के था बशीर? नहीं था। जो आप सर्वे, आप सुधीर कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें मुसलमानों के सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, हेल्थ, पॉवर्टी, ड्रॉप आउट रेट, रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट जॉब, इसे 10-12 पैरामीटर्स पर यूपी से ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कराए। मैं वही तो बोल रहा हूं, तुम्हारी बात वही तो बोल रहा हूं ना। कराओ सर्वे। आप कौन रोक रहा है आपको? आप कराइए। कितने ड्रॉप आउट रहे, कितने स्कूल्स आपने खोले, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में मुसलमानों का परसेंटेज क्या है बता दो, पुलिस में कितना है बताओ। आप नहीं करना चाह रहे। तो कर रहे हैं आप उससे नहीं, हरगिज नहीं कर रहे। ये सिर्फ सर्वे कर रहे हैं मदरसों का, उन मदरसों का जो सरकार से पैसे नहीं लेते।
आप पूरे मुसलमानों की स्टडी करवा दी उत्तर प्रदेश के। ओवैसी साहब, कहीं आपको ये डर तो नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच अपनी इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रही है? कहीं जो गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़े हुए हैं बिल्कुल, वो उनका वोट बैंक बन जाएंगे, अरे उनकी तरफ चले जाएंगे। कहां एक मुस्लिम एमपी नहीं है लोकसभा राज्यसभा में। वोटर तो है उनके। अरे देखिए, एक वोटर की बात करें, 2014 और 19 में एक ही समुदाय था जिसका वोट परसेंटेज बीजेपी को नहीं बढ़ा। 6% मुसलमानों ने 14 में वोट दिया, 19 में दिया CSDS के, देख लीजिए आप, हर समुदाय का वोट पड़ा है। आपके पास मुख्तार अब्बास नकवी जिंदगी गुजर गई बीजेपी में, कहां है बेचारे, गुमनामी में आ गए। शाहनवाज जिसको हम मामू बोलते, मामू नजर नहीं आते कहीं पर। आप जफर बनाया था ना, अरे कहां है, अभी खत्म हो गए वो बेचारे। जफर को देख लीजिए, जो बेचारे IIM के पढ़े हैं, 1 साल के थे, टाइम हो गए वो भी, कहां है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि काम करो ना आप, हम तो बोल रहे हैं काम करो आप काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, ओवरऑल जितने सवाल ये हुए हैं उसमें एलिगेशन ये है कि आपके चश्मे का पावर बदल जाता है। सब TRS करे सर्वे तो ठीक है, योगी ने कर दिया, एक मिनट मोदी ने बोल दिया, नहीं, TRS ने क्या तो सर्वे, मुस्लिमों के नहीं, खिलाफ। TRS ने क्या सर्वे किया? सुधीर कमेटी की रिपोर्ट में ये 12 पैरामीटर्स थे। आप उस तरह का सर्वे कराना चाह रहे यूपी में, मैं वेलकम करूंगा, कराइए। आप मुसलमानों, मदरसों में क्या चेक कर रहे हैं सर्वे में? एक सेकंड, मदरसों में क्या चेक कर रहे हैं वो सर्वे में, आपको पता है क्या? बिल्कुल 7 सवाल पूछ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, कितने टीचर काम कर रहे हैं, टॉयलेट टीचर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, टॉयलेट का बात कर। सुनिए, आपको हम ये कह रहे हैं कि भैया आप RSS के स्कूल्स का भी सर्वे कराइए, मिशनरी स्कूल्स का भी करवाइए, यूपी सरकार के स्कूल्स का करवाइए, उन बच्चियों के स्कूल्स का करवाइए जहां पर टॉयलेट कितने, देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ भी टॉयलेट देख रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, रेगुलर सर्विस होता है। देखिए मैडम, देखिए एक ही सर्वे हो रहा है कि समुदाय का, एक ही सर्वे हो रहा है, हम बोले सबका करवाइए सर्वे, मैं रेडी हूं। अच्छा, अभी आपने बच्चियों की बात की थी, तो जरा आते हैं हिजाब पर। अरे वाह, 22 वर्षीय लड़की ईरान में, जो हिजाब पुलिस ने उसकी जान ले ली। अच्छा। ईरान में औरतें उतरी हैं सड़कों पर, वो सबके सब बीजेपी की एजेंट है। आज अगर इस देश में थोपा जा रहा है हिजाब लड़कियों पर, जहां चॉइस है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, संविधान उन्हें इजाजत देता है रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन जहां पर थोपा जाता है, जहां पर आप बैठे हैं सर, यहीं पर शो कर रही थी और एक मौलाना ने 2 लड़कियों को कहा कि ये हिजाब नहीं पहनती हैं, तो मैं ये नहीं कहता इनका चरित्र खराब है, लेकिन जो इनकी नीयत है, जो इनका व्यवहार है, वो आदर्श नहीं है। ये जो थोपा जाता है बच्चियों पर, ये दमन का हथियार है उन बच्चियों के लिए। देखिए मैडम, ये गलती आपकी है, आपने ऐसे पागल मौलाना को बुलाया, उनको मौलाना मुल्ला बोलना चाहिए, आपने उनको बुला लिया गलती से। ईरान की जब बात है, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, भारत सरकार का ओपिनियन क्या है ईरान में आज जो हो रहा है, बोल दीजिए। जयशंकर साहब बोल दीजिए, आपका ओपिनियन बताइए पहले। नहीं, अरे मुझे तो आपका ओपिनियन नहीं मैं आ रहा हूं मेरे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस पर क्या ओपिनियन है। नंबर 2, भारत की तुलना ईरान से करना, यह भारत की तौहीन है। वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक कि उनके सुप्रीम काउंसिल उसकी इजाजत नहीं देते। वहां पर एक डेमोक्रेसी नाम की चीज है, यहां पर संविधान है। गोलपोस्ट बदल दिया ना नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत चालाकी से कोई चालाक बाल काट रही है वहां महिलाएं अपनी। अरे बहुत अच्छा, लड़कियों के लिए बोलिए ना। सुनिए, देखिए, ओवैसी साहब उनके साथ खड़े हैं, मैं उनकी आजादी के लिए, मैं बिना हिजाब के जी सके। कर्नाटका की लड़कियों के साथ खड़ा हूं जो कह रहे हैं कि हमारा राइट टू चॉइस है, हमारा राइट टू कल्चर है, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ईरान पर चुप्पी मैं क्यों करूंगा ईरान की बात? तो वहां की लड़कियों की बात क्यों अरे नहीं होगी? मुझे क्या करना ईरान से? विश्व में कहीं हो, अगर लड़कियां कह रही हैं हिजाब दमन का हथियार है, वो तो बाल फिर काट रही हैं, हिजाब जला रही हैं। अगर यहाँ पर कर्नाटका की बच्चियां स्कूल में पहन के जाए तो यहाँ क्यों नहीं खड़े रहेंगे? आप तो भारत के नागरिक है ना। ये कौन सी क्या कहा? अरे ये कौन सी मोहब्बत है कि भारत की बच्चियों से मोहब्बत नहीं है, ईरान की बेटियों से मोहब्बत है? अरे भाई, ये भारत की बेटियां हैं, जो कल फ्यूचर उनका होगा। तो सहूलियत के हिसाब से आप ये सहूलियत है कि ईरान में बाल काट दिए, यहां भी बाल काट दो। एक तरह की सहूलियत तो ये भी थी कि आपने कहा कि दिल्ली के मदरसे में क्यों गए, उन्हें पहले गुजरात जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना, तो यहाँ से शुरुआत की है, हो सकता है जाए गुजरात मोहन भागवत। अरे तो आप उनको जाने की जरूरत नहीं है गुजरात को, उनको सिर्फ ईरान की महिलाओं को आजादी होनी चाहिए। ईरान, अरे मैं कौन कौन होता हूँ ईरान के बारे में बोलने वाला? महिलाओं पे बोलना। मैं देखिए, जो देश की फॉरेन, अच्छा, हिंदुस्तान में ही जो महिला चाहती है कि मैं न पहनूं हिजाब, बिल्कुल ना पहने, उसको आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल ना पहने। मैं ऐसे कई मुस्लिम एंकर्स के शो पे जाता हूं, मैं बोलता हूं उनको, जब तक आप नहीं पहनेंगे नहीं आऊंगा मैं, और जाता हूं बराबर, मैं कभी बोलता हूं आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल, आजादी पहनने की भी होनी चाहिए, नहीं पहनने की भी होनी चाहिए। भाई आप कौन होते हैं कि भाई आपकी तरह बन जाऊं?
मैं कौन होता हूं? लेकिन क्या कहा कोर्ट ने यूनिफॉर्म को लेकर? स्कूल ने क्या कहा है? वो कौन? चाहते हैं ना कि अगर यूनिफॉर्म है मैडम तो आप कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़िए। वहां के चीफ जस्टिस ने स्कूल की तुलना कर, स्कूल को मिला दिया प्रिजन के साथ, स्कूल को मिला दिया आर्मी के साथ। कहां है मैडम ये? उन्होंने कुरान करीम के जो आयतें हैं उसको गलत इंटरप्रिटेशन दे दिया। इतना बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन। कुरान में कहा गया ला इकरा फी दीन, यानी रिलीजन में जबरदस्ती नहीं है, आपने उसको जोड़ दिया उसमें हिजाब से, वो ताल्लुक ही नहीं है उसका। पर इस्लाम में भी तो कुछ परिवर्तन होने चाहिए ना। क्या? हर धर्म ने एक से क्या परिवर्तन? हर धर्म फिर गुस्सा गया। नहीं गुस्सा नहीं है, क्या परिवर्तन? हर धर्म अपने आप को बदलता है समय के हिसाब से। क्या आप क्या मास्क बदल? पहनकर, आपको काला लिबास कह के हमेशा काला कपड़ा अपने सिर पे रखो, आपको बुला जाए कि आपको काम करो। ये क्यों नहीं? फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? अरे बिल्कुल नहीं है। अगर सती प्रथा का अंत हुआ तो उसकी अरे वजह एक मिनट, अगर कोई अपने मुंह को छुपा रही है, आप उसके चेहरे को नहीं देख रहे हैं, मगर वो तो देख रही है ना आपको। उसके सर पर हिजाब है, दिमाग पर तो नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम चलते हैं जामे मिलिया को, वहां पर मुस्लिम बच्चियों के दरमियान में जो हिजाब पहनती है नहीं पहनती, अंजना ओम कश्यप मुझे खड़ा कर दें और पूछ लीजिए उनसे। हम पूछते हैं उनसे क्या है भाई, तुम क्यों पहन रहे हो? इसको आप ये समझ रहे हैं कि बैकवर्डनेस की निशानी नहीं है। बैकवर्डनेस की निशानी यमन की एक लड़की, सुनिए फिजिकल हैंडीकैप, कोई हैंडीकैप नहीं है फिजिकल। मैडम फिजिकल हैंडीकैप कैसा होगा जब बॉक्सिंग, गर्मी के एक मिनट सुनिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन कह रहा है कि आप हिजाब पहन के बॉक्सिंग मैच कर सकती हैं। बास्केटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन कह रहा है कि आप हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकती हैं। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है बोलिए? जिनकी चॉइस है उनको तो इजाजत होनी चाहिए। अरे मैं तो वही तो कह रहा हूं। सर, परवरिश में थोपा जाता है ना कि ये तुम्हारे धर्म का हिस्सा है, आदर्श व्यवहार ये है। देखिए वो जमाना जा चुका है, मगर जब बच्ची बड़ी हो जाती है, बालिग हो जाती है, तो उसको आप क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो उनके इंटेलेक्ट को? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग अंडर एस्टिमेट क्यों करते। और दूसरा ये कि आप लोग क्यों समझते कि नहीं आपकी तरह बन जाए। नहीं बनेंगे भाई, ये डाइवर्सिटी है। अब आप राजस्थान के गांव में चले जाइए, मैं गया था, अब उत्तर प्रदेश के ईस्ट में चले, सर पे ओढ़ते हैं। अब बोले मैं क्यों पहन रहे, वो तो निकाल दो। क्या करेंगे आप? यही तो भारत की खूबसूरती है मैडम।